हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपनी लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 9 को स्टार्ट करा था, जहां पर हमने पार्ट 1 में सारी एक्सटर्नैलिटीज़ के टॉपिक को कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे पब्लिक गुड्स को और हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर गुड्स, एंड हम देखेंगे कि हमारे गवर्नमेंट का और हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का पब्लिक गुड्स में क्या रोल है। देन उसके बाद एट द एंड हम बात करेंगे अपनी एविडेंस बेस्ड इकोनॉमिक्स की। तो स्टार्ट करते हैं हम 9.4 पब्लिक गुड्स। तो यहाँ पर हमें पब्लिक गुड्स को समझाने के लिए काफ़ी सिंपल एग्जांपल गिवन है सायरन सिग्नल्स का। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो हमें सिग्नल्स के थ्रू, सायरन सिग्नल्स के थ्रू वार्निंग करती है कोई भी अगर अनहोनी होने वाली होती है तो। अब इसमें पब्लिक गुड्स हम इसे कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमारी जो गवर्नमेंट है वो सायरन साउंड करती है एक एरिया में या फिर एक जगह पे, तो हम देख सकते हैं कि कोई भी उसको सुनने से एक्सक्लूड नहीं हो सकता। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर हमारी जो गवर्नमेंट है वो सायरन साउंड क्रिएट करेगी तो कुछ लोगों को ही सुनाई देगा, ऐसा नहीं होगा, सबको ही सुनाई देगा। इसलिए यहाँ पर बताया हुआ है कि कोई भी उससे एक्सक्लूड नहीं होगा कि जो सुन ना पाए। दूसरी हम देख सकते हैं क्या होता है कि अगर एक पर्सन सुन रहा है तो वो दूसरे पर्सन की एबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा सुनने की। मतलब कि अगर गवर्नमेंट सायरन साउंड क्रिएट करती है तो हम देख सकते हैं कि अगर मुझे सुनाई दे रहा है तो मेरा सुनना किसी दूसरे पर्सन के सुनने को अफेक्ट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर इससे दो प्रॉपर्टीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कि नो वन कैन प्रिवेंट अदर फ्रॉम कंजम्पशन। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी दूसरे के कंजम्पशन को रोक नहीं सकता। अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे गिवन है कि एक पर्सन की कंजम्पशन दूसरे पर्सन की कंजम्पशन को अफेक्ट नहीं करेगी। यही होता है हमारा पब्लिक गुड। तो यहाँ पर हमें गिवन है। अगर हम बात करें अपने गुड्स की जो अभी तक हम पढ़कर आए हैं, तो हम देखते हैं कि उनका जो नेचर है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारे जो जितने भी हमने अभी तक चैप्टर्स पढ़े उसमें हम सिर्फ बात कर रहे थे प्राइवेट गुड्स की। जो भी हमारे बायर्स और सेलर्स आपस में मिल रहे थे मार्केट में, एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे थे, एक्सचेंज कर रहे थे, वो सारे जो गुड्स थे वो इस गुड्स से डिफरेंट थे और वो सारे गुड्स थे हमारे प्राइवेट गुड्स। तो अब हम देखेंगे कि पब्लिक गुड और हमारे प्राइवेट गुड में क्या टू मेन डिफरेंस है जो एक दूसरे को अपने आप से अलग करता है। तो यहाँ पर हमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है। पहला है हमारी एक्सक्यूडेबिलिटी, दूसरा है हमारी राइवलरी इन कंजम्पशन। तो अगर हम बात करें एक्सक्यूडेबिलिटी की तो हमने ये अभी सिंपली देखा कि हमारी पब्लिक गुड्स में क्या हो रहा था कि कोई भी एक्सक्लूड नहीं हो रहा था सुनने से। तो हम यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं कि पब्लिक गुड्स में क्या होता है कि अगर एक बार वो प्रोड्यूस हो गए तो कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसको वो मिले नहीं या फिर वो उन्हें यूज़ ना कर पाए। अगर हम बात कर रहे हैं प्राइवेट गुड्स की तो वो एक्सक्लूड किए जा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो एक्सक्लूडेबिलिटी है इट डिपेंड्स अपॉन कि हम उसके लिए पे कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो प्राइवेट गुड्स को तो हम खरीद कर ही ले सकते हैं। वो एक्सक्लूडेबल क्यों है? क्योंकि जो बंदा उनके लिए पे नहीं करेगा तो वो उसकी कंजम्पशन से एक्सक्लूड हो जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं राइवलरी इन कंजम्पशन, तो यहाँ पर हमारी राइवलरी में इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारी कंजम्पशन दूसरे पर्सन को तो नहीं अफेक्ट कर रही। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पब्लिक गुड्स जो होते हैं वो नॉन राइवल कंजम्पशन होती है उनकी। मतलब कि अगर मैं कंज्यूम कर रही हूँ तो दूसरा पर्सन मेरी कंजम्पशन से अफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं प्राइवेट गुड्स की तो वो राइवल इन कंजम्पशन होते हैं। मतलब कि अगर मैं कंज्यूम कर रही हूँ तो दूसरा पर्सन अफेक्ट होगा। हमने देखा भी है कि प्राइवेट गुड्स की जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, जो हम मार्केट में एक्सचेंज कर रहे थे, तो अगर मैं उसे खरीद लेती हूँ तो एट द सेम टाइम कोई दूसरा बंदा उस चीज़ को नहीं खरीद सकता। तो हम देख सकते हैं कि वो राइवल इन कंजम्पशन होते हैं। अगर मैं कंज्यूम कर रही हूँ तो वो सेम चीज़ जो मैंने ले ली है वो दूसरा बंदा कंज्यूम नहीं कर सकता। यहाँ पर ये जो दो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमारी डिफ्रेंशिएट करती है पब्लिक गुड्स को प्राइवेट गुड्स से। देन उसके बाद यहाँ पर हमें आगे एक टेबल गिवन है जिसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स गिवन है और वो किस पे बेस्ड है, उनकी एक्सक्लूडेबिलिटी पर और उनकी राइवलरी पर। तो उसे एक बार हम आगे देखते हैं।
तो यहाँ पर हमें 4 डिफरेंट टाइप के गुड्स गिवन है। अगर हम बात करें पब्लिक गुड्स की, तो अभी हमने पीछे देखा कि वो बिल्कुल एक्सक्लूड भी नहीं किए जा सकते और वो नॉन राइवल है, तो इसलिए वो हमारे दोनों के लो वाले कॉलम में आ गए। अगर हम बात करें प्राइवेट गुड्स की, तो वो भी अभी हम पढ़कर आए हैं। हमने देखा है कि वो राइवल भी है और वो एक्सक्लूडेबल भी है, तो वो दोनों हाई में आ गए। इसके बाद हमारे 2 और गुड्स आते हैं जिनकी डिग्री डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमारा है एक कॉमन पूल रिसोर्स गुड जो एक्सक्लूडेबल तो नहीं है बट वो हाईली राइवल है। दूसरा हमारा है क्लब गुड जो कि नॉन राइवल है बट वो एक्सक्लूडेबल है। तो यहाँ पर इन दोनों की जो डिग्री है वो अब डिफरेंट हो जाती है कि वो एक है हमारा जो राइवल है बट एक्सक्लूडेबल नहीं है, और एक है जो एक्सक्लूडेबल है बट राइवल नहीं है। उसके बाद जो ये दोनों गुड्स हैं इनकी भी हम आगे बात करते हैं। तो अब हम इन चारों को इन डिटेल्स देखते हैं कि इनका क्या मतलब है। दूसरी चीज़ अगर मैं एक बार फिर से बताऊं, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं राइवल की, तो राइवल में हम बेसिकली क्या देखते हैं कि हम उसकी कंजम्पशन अगर कर रहे हैं, अगर हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी कंजम्पशन से दूसरा पर्सन तो नहीं अफेक्ट हो रहा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एक्सक्लूडेबिलिटी की, तो यहाँ पर हम बात करते हैं गुड के एक्सेस की। यहाँ पर हम गुड के एक्सेस की बात करते हैं कि मैं उसे यूज़ कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। मैं पे करूँगी तो मैं यूज़ कर सकती हूँ, और अगर मैं पे नहीं कर रही तो मैं यूज़ नहीं कर सकती, मैं उसमें से एक्सक्लूड हो जाऊँगी। और अगर वो फ्री है तो उस केस में तो सब ही उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इन चारों को इन डिटेल आगे देखते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट वन से, ऑर्डिनरी प्राइवेट गुड्स। तो सिंपली इसका वही सारा सेम मीनिंग है जो हमने अभी पीछे बात करी। ये हमारे हाईली एक्सक्लूडेबल होते हैं और हाईली राइवल इन कंजम्पशन होते हैं। अब इन दोनों का हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल गिवन है स्नीकर कैंडी बार का। तो सिंपली अगर हम उसे परचेज करते हैं, तो अगर हम बात कर रहे हैं हाईली एक्सक्लूडेबल की, तो उसमें हम बात करते हैं कि हम उसको खरीद कर ले रहे हैं या फिर नहीं खरीद रहे हैं, या फिर उसको सब खरीद सकते हैं या फिर सब नहीं खरीद सकते हैं। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि अगर मैं उसे परचेज कर लेती हूँ और मैं उसे खा लेती हूँ, कंज्यूम कर लेती हूँ, तो अब उसे कोई और दोबारा से नहीं खा सकता। तो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि अगर मैंने उसे परचेज कर लिया तो अब दूसरे लोग उस एक पर्टिकुलर जो मैंने खरीद लिया उससे वो एक्सक्लूड हो गए, अब वो उन्हें नहीं मिल सकती। तो हम देख सकते हैं कि वो हाईली एक्सक्लूडेबल है। अगर हम बात कर रहे हैं राइवल इन कंजम्पशन की, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं उसे कंज्यूम कर रही हूँ, यहाँ पर अगर मैं उसे कंज्यूम कर रही हूँ तो उसकी वजह से दूसरे लोगों की कंजम्पशन भी अफेक्ट हो रही है, क्योंकि मैंने अगर उसे खरीद कर कंज्यूम कर लिया तो अब मेरी वजह से बाकी लोग उस सेम चीज़ को कंज्यूम नहीं कर पाएंगे खरीद कर, तो मेरा कंजम्पशन उनको भी अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हाईली राइवल इन कंजम्पशन होते हैं। देन उसके बाद हमें बताया हुआ है कि जो हमारे लार्ज फ्रैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, जो हम खरीदते और बेचते हैं मार्केट इकोनॉमी में, उनकी सेम प्रॉपर्टी होती है। दैट मीन्स कि जब हम मार्केट में गुड्स की बात करते हैं तो वो हमारी सारी प्राइवेट गुड्स होते हैं। लाइक अगर मैंने उसे खरीद लिया तो कोई और पर्सन उसे अब नहीं खरीद सकता। सिमिलरली अगर मैं उसे कंज्यूम कर रही हूँ तो मेरी कंजम्पशन दूसरे लोगों को भी अफेक्ट कर रही है, क्योंकि अब वो उसे कंज्यूम नहीं कर सकते। अब इसकी अगर हम बात करें अपने सेकंड गुड्स की, तो हमारा जो ये 2 करेक्टरिस्टिक्स हैं ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि ये कैसे वर्क करती है। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो हमारी कैटेगरी को डिफाइन करता है क्लब गुड की। तो यहाँ पर हमारी क्लब गुड की प्रॉपर्टीज गिवन है कि वो एक्सक्लूडेबल तो है बट वो नॉन राइवल है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने एक्सक्लूडेबल से। एक्सक्लूडेबल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सेस है या फिर नहीं है, कितना एक्सेस है, क्या है। तो हम सिंपली एग्जाम्पल में अगर देखें तो हमें एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पर केबल टीवी का। क्लब गुड्स में हमें एग्जाम्पल गिवन है केबल टीवी का। हम देख सकते हैं कि जो लोग सर्विसेज के लिए पे ही नहीं करेंगे तो वो इस चीज़ से एक्सक्लूड हो जाएंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं एक्सेस की, जो लोग इसको परचेज खरीदेंगे, रिचार्ज करा कर देखेंगे,
तो वो तो इसमें इंक्लूड होंगे, लेकिन जो लोग पे ही नहीं कर रहे सर्विस के लिए वो सिंपली इससे एक्सक्लूड हो जाएंगे। सिंपल है, जैसे हम कैंडी बार में खरीद रहे हैं तो हम इंक्लूड है, नहीं खरीद रहे तो हम एक्सक्लूड है। सिंपली अगर हम बात करें अपनी नॉन राइवल गुड्स की, तो नॉन राइवल में हम देखते हैं कि अगर मैं कंज्यूम कर रही हूँ तो दूसरा पर्सन कंज्यूम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अगर हम बात करें केबल टीवी की, तो अगर केबल टीवी को मैं परचेज कर कर कंज्यूम करती हूँ, देखती हूँ मैं उस पर कुछ भी, तो एट द सेम टाइम वो सेम शो या जो भी हम टीवी पर देख रहे हैं वो और लोग भी अपने घर में अपने टीवी पर कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये नॉन राइवल क्यों है, क्योंकि एट द सेम टाइम और लोग भी उस सेम चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, सेम शो को अपने अपने घर पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो क्लब गुड्स होते हैं वो एक्सक्लूडेबल होते हैं, बट वो नॉन राइवल गुड्स होते हैं। देन हमें आगे गिवन है कि जो हमारे क्लब गुड्स है, हमने देखा कि वो नॉन राइवल है, इसकी वजह से हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है प्रोवाइडिंग एक एक्स्ट्रा यूनिट वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है। मतलब कि अगर मैं एक और एक्स्ट्रा यूनिट किसी को प्रोवाइड करती हूँ अपने क्लब गुड्स की, तो उसमें मेरी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, इवन वो ज़ीरो होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं भी केवल टीवी से अपने शोज़ को देख रही हूँ, वही सेम चीज़ आप अपने टीवी में कंज्यूम कर रहे हैं और भी लोग सेम टाइम पर सेम चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा यूनिट एक और किसी को केबल टीवी प्रोवाइड करना, उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा छोटी है, बट लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं उसकी फ़िक्स्ड कॉस्ट की, तो फिक्स्ड कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें केबल्स को वायर करना पड़ता है, सबको एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ता है वर्ल्ड में। तो अब उसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट आती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और हमारी जो फर्म है वो उसे बेयर नहीं कर पाती। अब कंज्यूमर इस केस में क्या करते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा विलिंग तो होते हैं पे करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारी जो फर्म्स हैं वो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को ईजिली कवर नहीं कर पाती। एज अ रिज़ल्ट हम बोलते हैं कि हमारे जो क्लब गुड्स हैं वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में सोल्ड नहीं होते। देन अगर हम बात करें अपनी थर्ड गुड की, तो वो है हमारा कॉमन पूल रिसोर्स गुड्स। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो नॉन एक्सक्लूडेबल है, बट वो राइवल है कंजम्पशन में। तो अगर हम बात करें अपने एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल गिवन है लेक का। लेक हमारा नॉन एक्सक्लूडेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी उसे परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले हम देख रहे थे कि जो परचेज नहीं कर रहा वो एक्सक्लूड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे लेक को हर कोई यूज़ कर सकते हैं, उसका ओपन एक्सेस है, फ्री एक्सेस है। तो यहाँ पर हमारा जो लेक है वो हर फिशरमैन यूज़ कर सकता है, तो अब कोई एक्सक्लूड तो होगा नहीं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता कि नहीं तुम पर्टिकुलर इंसान तुम यूज़ मत करो। तो यहाँ पर ये नॉन एक्सक्लूडेबल है। लेकिन अगर हम बात करें राइवल इन कंजम्पशन की, तो यहाँ पर ये राइवल इन कंजम्पशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दो लोग सेम एक फ़िश को कंज्यूम नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। अगर एक पर्सन ने एक फ़िश को कैच कर लिया तो वहाँ पर दूसरा फिशरमैन उस सेम फिश को नहीं ले सकता। तो यहाँ पर वो हो गए राइवल इन कंजम्पशन। देन उसके बाद हमें एक और एग्जांपल भी गिवन है यहाँ पर पिकनिक का। तो अगर लेट सपोज हम स्टूडेंट्स हैं सारे और हम स्कूल से पिकनिक जाते हैं, तो हमने देखा है कि वहाँ पर जो भी हमें फूड प्रोवाइड किया जाता है उस पर हमारा फ्री एक्सेस है, सारे स्टूडेंट्स कोई भी खा सकता है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी उसमें से एक्सक्लूड नहीं हो रहा। अब लेट सपोज एक ही हमारे हैमबर्गर का पीस बचा था और वो किसी और स्टूडेंट ने खा लिया, तो यहाँ पर अब वो हैमबर्गर ख़त्म हो गया, मैं उसे नहीं खा सकती, तो अब वो आ गया हमारी राइवल इन कंजम्पशन में। बट हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी नॉन एक्सक्लूडेड प्रॉपर्टी भी चल रही थी कि पिकनिक पर अगर हमें फूड प्रोवाइड होता है तो सब स्टूडेंट उसे कंज्यूम कर सकते हैं, ओपन एक्सेस है। बट अगर हैमबर्गर का लास्ट पीस किसी और स्टूडेंट ने खा भी लिया तो मैं उसे नहीं खा सकती, इसलिए वो राइवल इन कंजम्पशन है, तो मैं अपनी सेकेंड चॉइस को वहाँ पर खा लूँगी। तो इस टाइप के हम गुड्स की आगे भी बात करेंगे चैप्टर में और डिटेल, तब हम इसे देखते हैं। देन अगर हम बात करें अपने फोर्थ गुड की, यहाँ पर अगर हम बात करें फोर्थ गुड की, तो वो अगेन हमारा है सेम पब्लिक गुड्स। तो यहाँ पर हमारी पब्लिक गुड्स की वही सेम प्रॉपर्टी है कि वो नॉन राइवल होते हैं और वो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। तो यहाँ पर हमें अगेन वही सेम एग्जांपल गिवन है कि अगर हम अर्थ को क्लाइमेट चेंजेस से प्रोटेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अपने पैसे लगाती है हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस को लिमिट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो लोग हैं वो कई बार फेल हो जाते हैं टैक्सेस को पे करने के लिए, जैसे कि हमारे जो इन्वायरमेंट
एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए लोग जो हैं वो टैक्सेस नहीं देते, फिर भी जो गवर्नमेंट है वो उन्हें एक्सक्लूड नहीं कर पाती इन बेनिफिट्स को इंजॉय करने के लिए। कौन से बेनिफिट्स? कि जो वो चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, जो वो पैसे खर्च कर रही है इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंजेस से अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नॉन एक्सक्लूडेबल है, मतलब अगर गवर्नमेंट कुछ प्रोवाइड करती है तो सभी उसका बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं इवन दो वो पे भी नहीं कर रहे। दूसरी अगर हम बात करें नॉन राइवल इन कंजम्पशन की, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी तो कुछ लोग जो है वो छूट जाएंगे, नहीं, सब उसको कंज्यूम कर सकते हैं सेम टाइम पे। तो यहाँ पर इसके और भी एग्जाम्पल गिवन है, जैसे कि यहाँ पर हमारा नेशनल डिफेंस, जैसे नेशनल डिफेंस जो है वो सबको ही प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जो टैक्स नहीं पे कर रहा उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, या फिर कुछ लोगों को ही प्रोटेक्ट कर रहा है, तो सबको ही जो नेशनल डिफेंस है वो प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर हम बात करें वही वार्निंग सिस्टम की, तो वो भी हमारे पब्लिक गुड्स के एग्जाम्पल हैं जो हम डेली इंजॉय करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पब्लिक गुड्स की एक प्रॉब्लम गिवन है जो मार्केट फेस करती है। वो क्या है कि जो कंज्यूमर है वो उसकी इतनी वैल्यू नहीं करते, इसलिए वो उनके लिए ज़्यादातर पे भी नहीं करते बट फ्री में इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर हमें एग्जांपल भी गिवन है कि अगर हम निंटेंडो गेम खरीदते हैं तो उस केस में हम देख सकते हैं कि हम अपने $100 को खर्च कर निंटेंडो क्या है? हमारा वीडियो गेम। तो अगर हम $100 खर्च कर वीडियो गेम खरीदते हैं तो उस केस में हमें पता है कि हमें कितना फ़ायदा हो रहा है और नुकसान हो रहा है। अगर नहीं खरीदेंगे तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, खरीदेंगे तो एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन अगर हम $100 स्पेंड करते हैं, यूएस गवर्नमेंट को देते हैं नेशनल डिफेंस के लिए, तो उस केस में क्या होता है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि हमने उन्हें पैसे दिए हैं कि नहीं, वो तब भी हमें प्रोटेक्ट करेगी। और दूसरा क्या है कि अगर हम $100 देते हैं या फिर नहीं भी देते तो वो हमारे सक्सेस रेट को डिफाइन नहीं कर सकता कि नेशनल डिफेंस हमारा कितना सक्सेसफुल होगा या कितना सक्सेसफुल नहीं होगा हमें बचाने में, हमें प्रोटेक्ट करने में। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो $100 इन्हें फर्स्ट प्लेस में पे करने के लिए तैयार नहीं होते। वो सोचते हैं कि हम यूएस गवर्नमेंट को पैसे क्यों दें। अगेन वही सारे रीज़न कि अगर नहीं भी देते हैं तो भी हमें प्रोटेक्शन मिल रही है, और अगर देते भी हैं तो वो हमारा सक्सेस और अनसक्सेस रेट को डिफाइन नहीं कर सकता कि हमारा नेशनल डिफेंस सिस्टम कितना सक्सेसफुल होगा हमें प्रोटेक्ट करने में। तो इससे अच्छा हम अपने $100 Amazon.com पर लगा लें या फिर हम उससे वीडियो गेम्स को खरीद लें। तो ये सारी जो लोग हैं वो चीज़ें सोचते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग पे तो नहीं करते बट वो उनको इंजॉय तो करते हैं। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल गिवन है फ्री राइडर्स प्रॉब्लम का। ऐसा हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग उसके लिए पे तो नहीं करना चाहते बट इंजॉय करना चाहते हैं। तो इसको मैं डिटेल में फिर से नहीं समझाऊंगी। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है कि लोग पे नहीं कर रहे बट लेकिन इंजॉय तो कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्वेश्चन आता है कि जो गवर्नमेंट है उनको कितने पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करना चाहिए सोशल सरप्लस को मैक्सिमम करने के लिए। तो अब हम यहाँ पर यही सेम चीज़ देखेंगे कि गवर्नमेंट को कितने पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करने चाहिए सोशल सरप्लस को मैक्सिमम करने के लिए। तो वही सेम लॉजिक है कि अगर हमें सोशल सरप्लस को मैक्सिमम करना है तो हम अभी तक वही सेम चीज़ देख कर आ रहे थे, जहाँ पर हमारी सप्लाई डिमांड मेट करती है तो वहाँ पर हमारा ये जो पूरा एरिया होता है वो हमारा मैक्सिमम सोशल सरप्लस होता है, जिसमें हम सारे पॉजिटिव सोशल सरप्लस को इंक्लूड कर लेते हैं। और इस पॉइंट पर आते ही जहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वहाँ तक हमें प्रोवाइड करना चाहिए और वहीं तक हमें कंज्यूम करना चाहिए, और वहीं पर हमारा जो सोशल सरप्लस है वो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोविज़न ऑफ पब्लिक गुड्स में हम सेम चीज़ को देखेंगे। यहाँ पर वही सेम चीज़ है कि हमारा जो मार्जिनल बेनिफिट है वो मार्जिनल कॉस्ट के जब इक्वल हो जाएगा तो हमारा सोशल सरप्लस जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। सिमिलरली हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर मार्केट डिमांड कर्व और हमारी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाएगी तो भी हमारा सोशल सरप्लस मैक्सिमम हो जाएगा। अब यहाँ पर बात क्या आती है कि अगर हम बात कर रहे हैं पब्लिक गुड्स की, ओके, तो अगर हम पब्लिक गुड्स की बात कर रहे हैं तो हमारी जो पब्लिक गुड्स की सप्लाई और डिमांड है वो किस तरीके से बनती है। तो सप्लाई तो बिल्कुल सेम ही है जैसे हमारे प्राइवेट की बनती थी, लेकिन यहाँ पर जो हमारी डिमांड है वो काफ़ी डिफरेंट होती है, वो हमारी प्राइवेट गुड की तरह नहीं बनती है। तो हम उसकी वर्किंग को देखते हैं आगे। तो इनिशियली हमें बताया हुआ है कि हमारी
प्राइवेट गुड्स की जो डिमांड कर्व है वो कैसे बनता था। तो पहले हम इसे रिवाइज करते हैं कि प्राइवेट गुड की मार्केट डिमांड किस तरीके से बनती थी। तो हमने क्या देखा था कि हम सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड कर्व को देखते थे कि हमारे जो इंडिविजुअल हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर क्या डिमांड कर रहे हैं। उन सब की जो इंडिविजुअल्स की डिमांड होती थी उनको हम ऐड कर देते थे। यहाँ पर हम सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड को ऐड कर देते थे और उससे हम अपनी मार्केट की डिमांड को क्रिएट कर देते थे कि पूरी मार्केट की क्या डिमांड है डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर। तो यहाँ पर मार्केट डिमांड में हम ओवरऑल पूरी डिमांड की बात करते थे जो हमारे सारे इंडिविजुअल्स की मिला के डिमांड है। तो यहाँ पर हमें उसका ग्राफ अगर याद हो तो हमें छोटा सा एग्जाम्पल गिवन है। लेट सपोज कि ये हमारी डिमांड है कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर मैं इतनी इतनी क्वांटिटी की डिमांड करूँगी। तो यहाँ पर हमें गिवन है जैसे कि सबसे लोएस्ट प्राइस देखें तो सबसे लोएस्ट प्राइस पर मैं 7 क्वांटिटी की डिमांड करूँगी। ऐसे ही हमारे यहाँ पर जिम्स का डिमांड का गिवन है तो वैसे शायद से दोनों सेम ही है। अगर हम बात करें पूरी मार्केट की तो हम क्या करते हैं कि ये प्राइस तो है दोनों के लिए फिक्स है, कोई प्राइस में चेंजेस नहीं आ रहा, तो प्राइस हमारा यहाँ पर भी सेम ही रहता है। तो यहाँ पर हम इनकी जो डिमांड है उनको ऐड कर देते हैं। तो हम सिंपली क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर $10 पर ये भी 7 डिमांड कर रहा है। एक सेकेंड मेरी लाइन सीधी नहीं आई है। यहाँ पर $10 पर हम भी 7 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं। अगर हम बात करें जिम की तो वो भी $10 पर 7 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है। तो अगर हम पूरी मार्केट की बात करें तो मैं भी 7 डिमांड कर रही हूँ, जिम भी 7 डिमांड कर रहा है। तो दैट मीन्स कि $10 पर हमारी पूरी मार्केट की डिमांड कितनी हो जाएगी 14। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं। अब अगर हम बात करें आगे पब्लिक गुड्स की तो उसे हम आगे देखते हैं कि उसका डिमांड कर्व कैसे बनता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पब्लिक गुड्स की, है ना, तो पब्लिक गुड्स की अगर हम प्रॉपर्टी को याद करें तो वो हमारे नॉन एक्सक्लूडेड थे कि एक टाइम पर वो सभी को लेकर चलते हैं, उसमें से कोई भी नहीं निकलता है क्योंकि उसका ओपन एक्सेस है। गवर्नमेंट सबके लिए साथ में ही प्रोवाइड करती है। नेशनल डिफेंस सब की अगर बात करें तो गवर्नमेंट नेशनल डिफेंस में किसी को एक्सक्लूड नहीं करती, सभी को प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि वो नॉन एक्सक्लूडेड है। दूसरी प्रॉपर्टी थी उनकी नॉन राइवल, जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नॉन राइवल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करती है। नॉन राइवल का अगर हम मीनिंग याद करें तो नॉन राइवल क्या है कि सेम टाइम पर, यहाँ पर सेम टाइम पर एक से ज़्यादा लोग भी उस चीज़ को कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी नॉन राइवल की प्रॉपर्टी क्या हो गई कि नॉन राइवल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सेम टाइम पर एक ही गुड को, सेम गुड को एक से ज़्यादा लोग भी कंज्यूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो उनकी डिमांड होगी, मतलब कि जो हम यहाँ पर क्वांटिटी की बात करें, क्योंकि डिमांड में हम क्वांटिटी और प्राइस का रिलेशन देखते हैं, तो क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो क्वांटिटी सेम टाइम पर हम जो सबको प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेम होगी, सेम ही क्वांटिटी को प्रोवाइड करेंगे, सेम ही क्वांटिटी को लोग यहाँ पर कंज्यूम भी करेंगे और लोग हमारे जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड भी करेगी, या फिर हम बोल देते हैं इसको कि प्रोड्यूस भी करेगी, प्रोवाइड भी करेगी और यहाँ पर प्रोड्यूस भी करेगी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर सेम टाइम पर सेम गुड को एक से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, कितने भी लोग यूज़ कर सकते हैं, तो हम क्वांटिटी की अगर बात करें तो क्वांटिटी भी सेम ही रहेगी। और यहाँ पर जो क्वांटिटी हमारे जो लोग हैं वो कंज्यूम करेंगे या फिर डिमांड करेंगे वो ही हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड भी करेगी और प्रोड्यूस भी करेगी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो पूरे ग्राफ में सेम है। इंडिविजुअल की हम अगर बात करें अपनी, तो मेरा जो डिमांड कर्व गिवन है पब्लिक गुड के लिए वो ये है कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर मैं ये क्वांटिटी लेना चाहूँगी, और अगर हम बात करें जिम की तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर ये क्वांटिटी लेनी चाहिए। अगर हम मार्केट की बात करें तो वो गिवन है कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर कितनी क्वांटिटी होगी। तो क्वांटिटी तो सबकी सेम ही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये क्वांटिटी से मिल रही है और जो ये क्वांटिटी से मिल रही है ये सेम टाइम पर सेम गुड की मिल रही है। नेशनल डिफेंस की अगर यहाँ बात करें या फिर अगर हम बात कर लेते हैं सायरन की,
तो सायरन सबके लिए अलग अलग क्वांटिटी तो नहीं देगा ना, कि यहाँ पर इसको भी इंडिविजुअली प्रोवाइड कर रहा है, कुछ इसको भी इंडिविजुअली प्रोवाइड कर रहा है। सेम सिंपल एक ही गुड है, सेम टाइम पर सबको ही कंज्यूम करने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो दोनों की क्वांटिटी है हम देख सकते हैं, उनको हम सेम टाइम पर ही प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो क्वांटिटी है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर प्राइस की, तो प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्वांटिटी तो सेम है, क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, लेकिन प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि इंडिविजुअली मैं इस डिफरेंट क्वांटिटी पर कितना प्राइस देने के लिए तैयार हूँ, जिम कितना प्राइस देने के लिए तैयार है डिफरेंट क्वांटिटी पर। तो मार्केट की जो डिमांड है वो उसमें क्वांटिटी सेम है, लेकिन अगर प्राइस की बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि टोटल प्राइस हमें कितना मिलेगा अगर हम इन क्वांटिटी को प्रोवाइड करते हैं तो या फिर अगर हम बोले कि इन क्वांटिटी को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमें टोटल प्राइस कितना पे करना पड़ेगा मार्केट में। तो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं, अगर हम पूरी मार्केट के प्राइस की बात कर रहे हैं, एक सेकेंड, ओके तो अगर हम पूरी मार्केट की बात कर रहे हैं तो हम मेजर करते हैं यहाँ पर पब्लिक गुड में कि हमारी ईच यूनिट पर कितने कंज्यूमर कितना अमाउंट देंगे पर यूनिट के हिसाब से। तो यहाँ पर हम देखते हैं विलिंगनेस टू पे पर यूनिट के हिसाब से हमारी पब्लिक गुड की, कि कंज्यूमर कितना अमाउंट पे करने के लिए तैयार है। तो इससे पहले जब हमने डिमांड कर्व देखा था उसमें प्राइस सबके लिए फिक्स था, है ना, प्राइस फिक्स था तो मार्केट का प्राइस भी फिक्स था। उस पर हम देख रहे थे कि लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं, तो हमने इंडिविजुअल्स की जो डिमांड थी उनको ऐड करके यहाँ पर लिख दिया था। अब इसमें क्या अपोजिट है कि इसमें जो डिमांड हम प्रोवाइड कर रहे हैं और जो डिमांड वो कर रहे हैं वो सेम ही रहेगी। यहाँ पर सायरन की जो डिमांड है वो सेम ही रहेगी, लेकिन हम यहाँ पर इसके डिमांड कर्व पे देखते हैं कि डिफरेंट यूनिट पर कितने कितने लोग कितना कितना पे करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हम इनका प्राइजेस को जो है ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो हम अगर इसको सिंपली देखें, एक सेकेंड, यहाँ पर अगर हम सिंपली बात करें तो हम देख सकते हैं कि मैं 7 क्वांटिटी के लिए $10 पे करने के लिए तैयार हूँ। अगर हम बात करें जिम की तो वो 7 क्वांटिटी पर $10 पे करने के लिए तैयार है। तो मार्केट की डिमांड बोलती है कि $7 पर हमें जो प्राइस रिसीव होगा वो है $20, दोनों का मिलाकर $10 प्लस $10 तो $20। ऐसे ही हमारे सारे यूनिट्स की जो डिमांड है वो आ जाती है। सप्लाई जो है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। फिर जहाँ पर हमारी मार्केट की सप्लाई और डिमांड मिलती है वहाँ पर हमारा जो सोशल सरप्लस है वो मैक्सिमम हो जाता है, वो ही हमारी ऑप्टिमल क्वांटिटी होती है और हमारे गवर्नमेंट को उतनी ही चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। तो हमारा यहाँ पर एक ग्राफ गिवन है बुक का, वो सेम चीज़ को शो करता है जो मैंने अभी बताया। ओके तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है गवर्नमेंट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं प्राइवेट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, जो कि शो करता है कि गवर्नमेंट एक इकलौती ऐसी संस्था नहीं है जो पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करती है। हमारी जो प्राइवेट प्रोविजंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे पब्लिक गुड्स में, और हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्राइवेट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, तो बेसिकली हम इसमें क्या देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो इकलौता ऐसा चैनल नहीं है जो पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करता है या उसमें कंट्रीब्यूशन करता है। हमारे प्राइवेट सोर्सेज भी ऐसे हैं जो पब्लिक गुड्स में हेल्प करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उन्हें बचाते हैं। तो यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया जाएगा चैरिटी का, फंड प्रोवाइड का, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने का। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल गिवन है नेशनल पब्लिक रेडियो पे, हमने काफ़ी बार सुना भी होगा ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पे नेशनल पब्लिक रेडियो बाहर का ही है, यूएस का अगेन, क्योंकि बुक भी बाहर की है। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि हमने काफ़ी बार ऐसा देखा होगा कि जो रेन फॉरेस्ट है बॉर्नियो के या फिर इंडोनेशिया के या द अमेज़न के, तो उनको कई बार जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन खरीद लेती है ताकि वो उन्हें प्रिजर्व कर पाएँ ख़त्म होने से। या फिर हमने ये भी देखा है कि अगर हमारे जो रिसर्चर हैं जो कैंसर क्योर पर वर्क करते हैं उनको भी जो फंड्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो ये सब काम करें और पब्लिक गुड्स में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें। तो इन सब तरीके की जो एक्टिविटीज़ है जो हमारे प्राइवेट गुड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं विद पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, तो यहाँ पर ये जो सारे फंड्स हैं ये हमारे प्राइवेट सोर्सेज से रेज किए जाते हैं।
तो हम सिंपली देख सकते हैं यहाँ पर कि जो गवर्नमेंट है वो सोल प्रोवाइडर नहीं है पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करने की। काफ़ी ज़्यादा पब्लिक गुड्स अदर चैनल के थ्रू भी प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रमोट किए जाते हैं। तो उसका हमें यहाँ पर एग्जांपल गिवन है प्राइवेट डोनेशंस। तो अगर हम बात करें यहाँ पर प्राइवेट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स की, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारे प्राइवेट सिटीज़न कंट्रीब्यूशन करते हैं प्रोडक्शन में या फिर मेंटेनेंस में पब्लिक गुड्स की, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं प्राइवेट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्राइवेट सिटीज़न कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं पब्लिक गुड्स में या फिर मेंटेनेंस में, तो वो प्राइवेट डोनेशन के थ्रू ही नहीं कर रहे, मतलब कि वो सिर्फ मनी के टर्म्स में ही नहीं कर रहे, बट यहाँ पर प्राइवेट डोनेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम भी हो रही है, मनी भी हो रही है और टाइम भी हो रही है। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल भी गिवन है ग्लोबली कि जो हमारे रेन फॉरेस्ट हैं वो प्राइवेट कैश डोनेशन के थ्रू ही सेव कर पाए हैं, क्योंकि हमारे जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड्स में। एक सेकेंड, हाँ, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड्स में। अगर हम बात करें यहाँ पर क्योर की, तो यहाँ पर जो हमने ऊपर कैंसर का एग्जांपल लिया, या फिर अगर हम बात करें हार्ट डिजीज़ेस की, तो यहाँ पर भी हमारे काफ़ी ज़्यादा जो इंडिविजुअल हैं वो इन सब रिसर्च फंड में भी पैसे देते हैं, ताकि जो हमारे रिसर्चर्स हैं वो इन सब चीज़ों पर, अलग अलग बीमारियों पर, उनके क्योर ढूंढने पर काम करें। देन इसके बाद हमारी बुक में ग्राफ गिवन है जिसमें इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन दिखाया हुआ है चैरिटी में, और उसमें हमें गिवन है कि ईयर आफ्टर ईयर हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज ही रहा, और उसकी फिगर्स गिवन है कि वो कितना इंक्रीज हुआ। दूसरी चीज़ वहाँ पर बताई गई है कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं कि जो ये हमारा कंट्रीब्यूशन है, जो हमें फंड्स मिल रहे हैं, वो हमारे कमिंग ईयर्स में इंक्रीज ही होने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो एजिंग पॉपुलेशन और उनकी जो वेल्थ है वो इन चीज़ों को इंक्रीज करेगी। तो इसका क्या लॉजिक हुआ, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग एजिंग पॉपुलेशन होगी वो उतना ही ज़्यादा जाने से पहले डोनेशन देगी, और उतनी ही वो जितनी वेल्दी होगी उतना ही हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। तो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रीज्ड वेल्थ एंड हमारा एजिंग पॉपुलेशन हमारी आने वाले टाइम्स में और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज कर देगा। उसके बाद यहाँ पर हमें जो ग्राफ गिवन था, लाइक जो हमारी बुक में ग्राफ गिवन है वो हमारा यूएस का ग्राफ गिवन है अगेन, क्योंकि हमारी जो बुक है वो बाहर की है। तो अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस का अगर हम कंपैरिजन करें अदर कंट्रीज़ के साथ वर्ल्ड में, तो वहाँ पर हम कंपैरिजन जस्ट डेटा के बेसिस पर नहीं कर सकते, और भी फैक्टर्स जो हैं वो मैटर करते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि अगर हम डायरेक्टली कंपैरिजन करते हैं तो हमारा जो डिफरेंस है वो अराइज हो सकता है दो कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करने के लिए टैक्स भी लेती हैं, टैक्स से वो अपना फंड रेज करती हैं और पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करती है। तो इसका हम इंडिया का एग्जांपल देख सकते हैं कि जब भी गवर्नमेंट कोई न्यू रोड प्रोवाइड करती है तो उस पर वो टोल टैक्स लगा देती है। तो उससे क्या होता है कि जितने भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है रोड को बनाने में, वो हमसे एज अ टैक्स, एज अ फंड रेज कर लेती है, ताकि चीज़ें कंपनसेट हो जाए। दूसरा यहाँ पर हमें गिवन है कि कुछ कंट्रीज़ लोअर टैक्स लगाती हैं, जिसकी वजह से वो लो पब्लिक गुड्स को ही प्रोवाइड कर पाती हैं। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो फ्यू पब्लिक गुड्स को क्यों प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो उधर के लोग हैं हो सकता है कि उनके पास इतने पैसे ना हो देने के लिए, तो यहाँ पर टैक्स भी इसलिए कम लगाती है ताकि लाइक वो जितना पे कर सके उतना ही पे कर पाए। अब वो टैक्स का जो फंड है वो भी कम ही रहता है, मतलब गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता है कि पब्लिक इतना ही पे कर पाएगी, तो उसी हिसाब से वो काफ़ी कम ही पब्लिक गुड्स को बनाते हैं। दूसरा यहाँ पर रीज़न गिवन है कि जिस तरीके की यहाँ पर कंट्रीज़ की बात करी जा रही है, जहाँ पर पैसे लोग इतना नहीं पे कर पाते, टैक्स इतना नहीं पे कर पाते, पब्लिक गुड्स पर गवर्नमेंट कम टैक्स लगाती है, तो उस केस में हमारी जो चैरिटी है वो इन टर्म्स ऑफ मनी ज़्यादा होती है। मतलब कि लोग कंट्रीब्यूशन इतना फंड के बेसिस पर तो नहीं कर पाते, इतना टैक्स नहीं दे पाते, बट वो थ्रू टाइम अपने आप को वॉलंटियर करते हैं। मतलब कि टाइम के बेसिस पे कैसे वॉलंटियर कर रहे हैं कि वो जैसे पब्लिक गुड्स जैसे गवर्नमेंट बना रही है, तो हो सकता है कि वो खुद को वॉलंटियर करे कि वो भी उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करे, उनकी हेल्प करे। तो जब वो मनी नहीं दे पाते फंड के लिए, तो वो अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो गवर्नमेंट को हेल्प कर पाए
जाएं पब्लिक गुड्स को बनाने में। तो हम डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं कर सकते दो कंट्रीज़ का आपस में, क्योंकि हमारा जो डिफरेंस है वो अराइज हो जाएगा ड्यू टू दीज 2-3 फैक्टर्स। तो इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इन 2010 जो पोलिंग कंट्री थी उन्होंने ऑल अराउंड द वर्ल्ड सब लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा और जो उसका डेटा आया वो काफ़ी ज़्यादा कंपैरेटिबल था। तो यहाँ पर हमने क्या क्वेश्चन पूछा कि सब लोगों से पूछा गया कि क्या तुमने डोनेशन करी है इन टर्म्स ऑफ मनी पास्ट कुछ महीनों में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज़ की तो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने बोला हाँ, मतलब ज़्यादातर लोगों ने डेवलप्ड कंट्रीज़ में पास्ट मंथ्स में डोनेशन करी थी। लेकिन अगर हम बात करें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की तो उनका जो प्रपोर्शन था वो ये था कि सिर्फ कुछ ही लोगों ने, सिर्फ 10% से ज़्यादा लोगों ने ही डोनेशन करी थी। तो ये जो हमारा डेटा है वो सजेस्ट करता है कि जो चैरिटी है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ अब जो ये हमारा वॉलेंट्री नेचर ऑफ गिविंग है कि लोग जो है वो फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, वो चैरिटी कर रहे हैं, अपना टाइम भी दे रहे हैं पब्लिक गुड्स में, ये अच्छी बात है। बट ये हमारे गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स को बीट नहीं कर सकता। कुछ गुड्स ऐसे ही हैं जो गवर्नमेंट को ही देने चाहिए, प्रोवाइड करने चाहिए। जैसे अगर हम बात करें नेशनल डिफेंस की या फिर लोकल वेदर अलर्ट्स की, तो ये चीज़ें गवर्नमेंट ही अच्छे से कर सकती है, हमारे प्राइवेट प्रोविज़न अच्छे से नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या क्या डेंजर सिचुएशन है अगर हम कुछ चीज़ों को एंटायरली प्राइवेट मार्केट के हाथों में दे देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कुछ चीज़ों को, पब्लिक गुड्स प्रोविजंस को एंटायरली अगर प्राइवेट मार्केट के हाथों में दे देते हैं तो वो हमारी क्यों एक डेंजरस सिचुएशन है। तो यहाँ पर हमें इसका रीज़न गिवन है कि हमारे काफ़ी साइंटिस्ट इस चीज़ को मानते हैं कि अब जो हमारी स्पीसीज़ ख़त्म हो रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्टर रेट से ख़त्म हो रही है एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री। अब अगर हम बात करें थोड़ी हिस्ट्री की, तो पहले टाइम पे क्या होता था कि हमारी कैटाक्लिज्मिक इनकाउंटर्स भी होते थे, मतलब कि जो स्पेस से पत्थर टूटकर अर्थ पर गिर जाते हैं उससे हमारी काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज़ जो है वो ख़त्म होती थी। अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो वहाँ पर हमारी जो वॉल्केनो का इरप्शन था वो भी बहुत ज़्यादा वॉल्केनोज फूटते थे, जिसकी वजह से अगेन स्पीशीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्म होती थी। उस टाइम पर भी हमारी जो स्पीशीज़ हैं वो हार्म होती थी। बट अगर हम हिस्ट्री को करेंटली अगर कंपेयर करें तो अब करंट जो हमारी सिचुएशन है उसमें हमारी जो स्पीशीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा फास्टर रेट से ख़त्म हो रही है एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री। तो अब तो ऐसी चीज़ें होती भी नहीं है, कोई वॉल्केनो नहीं फटता, कोई हमारे स्पेस से पत्थर आकर नहीं गिरता है, बट स्टिल हमारी स्पीशीज़ का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। अब इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमारे हंड्रेड्स ऑफ कंजर्वेशन ग्रुप बने हुए हैं, बट अगेन वो हमारे प्राइवेट डोनेशन से ही बने। लेकिन अगर हम बात करें कि जो ये डोनर्स हैं ये कौन सी स्पीसीज़ को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करने में लगे रहते हैं या फिर हमारी कौन सी स्पीसीज़ को सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो उसका आंसर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, मतलब कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। तो रिसर्च में पता चला कि वो ऐसी स्पीसीज़ को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमंस जैसी दिखती है, हमारी वो ह्यूमन रिसेंबल स्पीसीज़ को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उन्हीं को प्रिजर्व करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें गिवन है पांडा बियर्स और हमारे मंकीज़। तो हम इस पूरी चीज़ से देख सकते हैं कि जो प्राइवेट प्रोविज़न चल रहा है पब्लिक गुड का वो इतना भी अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि वो कौन सी स्पीसीज़ को सेव कर रहे हैं और बाकियों पर इतना ध्यान नहीं दे रहे। अगर वो बाकियों पर इतना ध्यान नहीं देंगे तो हमारी बाकियों की जो स्पीशीज़ है वो टाइम के साथ साथ आने वाले टाइम पर कुछ सालों में ख़त्म हो जाएगी। अगर वो ख़त्म हो गई तो हम देख सकते हैं कि वो इकोसिस्टम में क्या बवाल मचाएगी, वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन होगी। अगर हमारी स्पीशीज़ ख़त्म होती है तो हमारी जो इकोसिस्टम की साइकिल है उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि हम एंटायरली प्राइवेट के हाथों में चीज़ों को नहीं डाल सकते, गवर्नमेंट की हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करे पब्लिक गुड्स को, गवर्नमेंट भी देखे चीज़ों को। इवन तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ये हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, बट स्टिल प्राइवेट के हाथों में भी हम सब कुछ छोड़ नहीं सकते। तो ये था हमारा कंप्लीटली पब्लिक गुड्स। अब अगर हम बात करें एक और दूसरे गुड की तो उसे हम आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर हमारी बुक का एक पिक्चर गिवन है जिसमें हमारी वही सेम रिसर्च शो करी गई है कि हमारे जो डोनर्स हैं
वो उन स्पीसीज़ को बचा रहे हैं जो ह्यूमन की तरह ज़्यादा दिखती है। तो यहाँ पर हमें बियर गिवन है कि ये हमारे ह्यूमन की तरह ज़्यादा दिखता है, कि इसकी आइज़ नोज़ हमारी तरह ही हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। लेकिन अगर हम बात करें सी स्टार्स की, तो उनको वो इतना प्रोटेक्ट करने में नहीं लगे रहते, वो उन स्पीसीज़ को ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं जो ह्यूमन की तरह दिखती है। नाउ अब आगे देखते हैं 9.5 कॉमन पूल रिसोर्स गुड। तो यहाँ पर अगर हमें एग्जाम्पल याद होगा, एक बार रिवाइज करें तो वो लेक का एग्जाम्पल था। हमने देखा था कि जो लेक है वो नॉन एक्सक्लूडेड है, मतलब कि उसका ओपन एक्सेस है, कोई खरीदता है नहीं भी खरीदता, उसमें कोई पैसों के चार्जेस तो थे नहीं, तो वो फ्री था सबके लिए, तो सब उसे यूज़ कर सकते थे। हम उसमें लोगों को एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि नहीं तुम यूज़ नहीं करोगे। तो लेक हमारी नॉन एक्सक्लूडेड थी। अगर हम बात करें सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वो है हमारी राइवल। तो हमने देखा था कि लेक जो है वो राइवल इन कंजम्पशन थी, मतलब कि एक कंज्यूम कर रहा है तो एक टाइम पर वही कंज्यूम करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। मतलब कि यहाँ पर हमें बात करी थी फिशेस की, कि लेक में अगर एक पर्सन को फिश मिल जाती है तो दूसरा पर्सन उस सेम फिश को तो नहीं कैच कर सकता। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो कॉमन पूल रिसोर्स गुड है वो था हमारा राइवल प्लस नॉन एक्सक्लूडेड। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कॉमन पूल रिसोर्स गुड्स की, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि वो अनफॉर्चुनेटली राइवल है। राइवल गुड्स हैं, अभी हमने बात करा। अगर वो राइवल गुड्स हैं तो हमें बताया गया है कि वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ दूसरों पे डालते हैं, मतलब कि जो मैं कंज्यूम कर रही हूँ उसकी वजह से मैं दूसरों को अफेक्ट कर रही हूँ एक नेगेटिव वे में, एक बुरे सेंस में। वो क्या है कि अगर मैं एक मछली को पकड़ लेती हूँ तो उस तालाब से एक मछली कम हो जाएगी दूसरे लोगों के लिए, तो मतलब मेरा जो एक कंज्यूम करना है, जो मैं एक मछली को कैच कर रही हूँ, अब वो लोग उसको नहीं ले सकते, उस तालाब में वो क्वांटिटी जो है दूसरों के लिए कम हो गई है, तो मैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी डाल रही हूँ दूसरों लोगों पर। यहाँ पर अगर हम बुक के एग्जाम्पल की बात करें तो वो हमें गिवन है स्टूडेंट पार्टी का। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि अगर जैक डाइट को कंज्यूम करता है तो हर डाइट को कंज्यूम करने पर दूसरे लोगों के लिए एक डाइट को जो है वो कम हो जाएगी उस पार्टी से। तो हम देख सकते हैं कि जो जैक है वो इम्पोज कर रहा है अदर लोगों पर, अदर स्टूडेंट्स पर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को। देन उसके बाद यहाँ पर हमें आगे अगेन फिश वाला एग्जाम्पल गिवन है जो हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर हमें आगे बात की गई है कि अगर लेट सपोज मैं जाती हूँ लेक पर फिश को कैच करने के लिए, तो मैं जो भी उसमें कर रही हूँ, जो भी मेरे उसको एक क्वांटिटी को, एक फ़िश को कैच करने की मेरी खुद की मार्जिनल कॉस्ट लग रही है, मैं उसी को देख रही हूँ। लेकिन जो मैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रही हूँ जिसकी वजह से एक्सटर्नल कॉस्ट लग रही है लोगों को, वो मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रही। तो सेम वही सारा एग्जाम्पल है जो हमने नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में पढ़ा था। अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हम नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को इनकाउंटर नहीं करते और हम सिर्फ अपनी मार्जिनल कॉस्ट को लेकर चलते हैं, तो वहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो फ्री मार्केट की इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है हमारी ऑप्टिमल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से, जो कि हमने नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में इससे पहले वाली वीडियो में इन डिटेल बात करी थी। तो यहाँ पर वही सारी सेम बातें गिवन है। अब इसके लिए हम देख सकते हैं कि जो हमारा टोटल यूज़ ऑफ लेक है, लेक को जिस तरीके से यूज़ किया जा रहा है वो सोशली ऑप्टिमल से काफ़ी ज़्यादा है। जितना यूज़ करना चाहिए, जितनी क्वांटिटी की मछली तुम्हें कैच करनी चाहिए, तुम उससे कहीं ज़्यादा ही ले रहे हो, कैच कर रहे हो। तो हम देख सकते हैं कि जो लेक का यूज़ हो रहा है वो ऑप्टिमल क्वांटिटी से तो काफ़ी ज़्यादा ही हो रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर हमें आगे भी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स गिवन है जिसमें दिखाया गया है कि जो यूज़ हो रहा है, टोटल यूज़ हो रहा है चीज़ों का, वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ऑप्टिमल यूज़ से। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल गिवन है एक्वीफर का। हम देख रहे हैं कि जो वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम वो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। अगर हम बात करें पब्लिक लैंड्स की तो उसमें जो पेड़ कट करे जा रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन डिवाइसेस की तो वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से हमारी जो एयर वेव्स है वो जाम हो रही है। ये एक मूवी में भी दिखाया था हमारी 2.0 में। अगर हम बात करें इंडिविजुअल की तो हमारी ऑफिस डोनट बॉक्स में से जो इंडिविजुअल है वो काफ़ी ज़्यादा डोनट्स को कंज्यूम कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो अपने कॉमन पूल रिसोर्सेज को ज़रूरत से ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हैं। तो अगर लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही यूज़ करेंगे, जब भी हमारे कॉमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ही यूज़ होंगे, तो ये ओवर यूज़ रिजल्ट करेगा हमारी ट्रेजिडी ऑफ द
कॉमन्स का। और अगर ऐसा होता है कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही यूज़ करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज अगेन वही होंगे कि हमारा पूरा इकोसिस्टम में चेंजेस आएंगे। अगर एक स्पीसीज़ कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को डिस्ट्रॉय करती है, हमारी कंप्लीट पॉपुलेशन को और इवन होल स्पीसीज़ को भी वो डिस्ट्रॉय करती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें फिशरमैन्स की, तो ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं चाहते, वो कभी नहीं चाहेंगे कि सारी ही फिशेस तालाब से ख़त्म हो जाए। इनफैक्ट वो तो चाहते ही हैं कि और भी वाइब्रेंट पॉपुलेशन हो उनकी, मतलब कि और भी अलग अलग तरीके की और सुंदर फिशेस हो लेक में, ताकि उनको उसी हिसाब से और भी ज़्यादा इनकम हो और भी ज़्यादा फ़ायदा हो। बट इस तरीके का ओवर यूज़ अगेन रिजल्ट करता है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स हैं इन रिसोर्सेज के। देन अगर हम बात करें सल्यूशंस की, तो इसका सल्यूशन बिल्कुल सिमिलर ही है जो हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा, वही सेम सल्यूशन कि हमारे प्राइवेटली हम कैसे सेव कर सकते हैं चीज़ों को, और हम बाय गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के साथ किस तरीके से अपनी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को, अपने नेगेटिव आउटकम को, अपने रॉन्ग इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को वापस से सोशल ऑप्टिमल क्वांटिटी पर कैसे पहुँचाएं, वही सेम सारा सल्यूशन है। तो मैंने यहाँ पर इतना डिस्कस नहीं करना। देन अगर हम बात करें एक और सल्यूशन की, तो वो मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गई, बट बुक में हमें गिवन है कि एक और तरीके से हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। वो ये है कि जब हम किसी सिंगल ओनर को पूरी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें या पूरा इसको कंट्रोल करने की पावर दे दें, तो उस केस में क्या होगा कि जो सिंगल ओनर है वो वाली सिचुएशन काफ़ी अच्छे से वर्क करेगी। अगर इसका एक सिंगल ओनर है जो कि इस पर काम कर रहा है, तो वो इन सब चीज़ों को अच्छे से रेगुलेट कर पाएगा कि कौन कितना यूज़ कर रहा है। अभी तो सबके पास फ्री एक्सेस है, बट वहाँ पर वो एक्सेस को भी रेगुलेट कर पाएगा, कौन कितना यूज़ करेगा, कौन कितना चीज़ों को कंज्यूम कर सकता है, फ़िश को हंट कर सकता है, तो उन सारी चीज़ों को भी वहाँ पर देखा जाएगा। अगर इस तरीके से हमारे रिसोर्सेज यूज़ होंगे तो वो काफ़ी एफिशिएंटली यूज़ होंगे, एंड अगेन हमारा जो पाई है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने लगेगा। दैट मीन्स कि सोशल सरप्लस जो है वो मैक्सिमम होने लगेगा, हम एफिशिएंट लेवल से उसे यूज़ कर पाएंगे। नाउ अब अगर हम बात करें इसके लास्ट टॉपिक की, तो वो है हमारा एविडेंस बेस्ड इकोनॉमिक्स। तो उसका क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। ओके, तो जल्दी से समराइज करते हैं एविडेंस बेस्ड इकोनॉमिक्स को। यहाँ पर हमें गिवन है क्वीन ऑफ इंग्लैंड और उन्हें जाना है रैमले स्टेडियम। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब वो जा रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है वहाँ पर पहुँचने के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से हम कम कर सकते हैं उनका कम्यूट टाइम। कम्यूट टाइम मतलब कि किस तरीके से हम उनका ट्रैवलिंग टाइम, वहाँ तक पहुँचने का टाइम कम कर सकते हैं, लोअर कर सकते हैं। तो इस केस स्टडी में, इस एविडेंस बेस्ड इकोनॉमी में हम इसी का ही आंसर देंगे। तो यहाँ पर हमें गिवन है इन द लेट 1990s जो हमारा सेंट्रल लंदन था उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता था, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड ट्रैफिक होता था, जिसकी कंजस्टेड मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से इतनी भीड़ भाड़ हो जाती थी रोड पर। अगर हम कंपेयर करें तो बताया गया है कि जब कार होती भी नहीं थी उससे भी ज़्यादा ट्रैफिक होने लगा अब रोडों पर। यहाँ पर जो हमारे लंदन के मेयर हैं उन्होंने इन सब चीज़ों को देखकर डिसाइड करा कि वो लंदन का जो ट्रैफिक है, ये जो पूरी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके रहेंगे। लंदन का जो ट्रैफिक है, जो इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ कर रहे हैं इस रोड पर, उसको कम करके रहेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एविडेंस बेस्ड इकोनॉमिक्स की, तो हमने हर चैप्टर में देखा है जो कॉन्सेप्ट हम चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं वही हम एंड में उसी के बेसिस पर चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं इन रियल वर्ल्ड किस तरीके से सब कुछ हो रहा है, और उसके एक्चुअल डेटा के थ्रू उसे और स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है एक्सटर्नैलिटी का ही एग्जाम्पल। अब एक्सटर्नैलिटी में हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा भी था कि अगर एक पर्सन कार चलाता है रोड पर तो उसकी वजह से नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी भी क्रिएट होती है। अगर जैसे यहाँ पर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं हम ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक ऑलरेडी हो रहा है, मैं भी अपनी व्हीकल लेकर रोड पर चली गई, अब मेरी वजह से ट्रैफिक में एक और एडिशनल कार जो है वो ऐड हो गई, भीड़ में एक और बंदा जो है वो आ गया। तो यहाँ पर जब भी हम कार को लेकर जा रहे हैं रोड पर तो हम भी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रहे हैं, जो कि अदर लोग जिससे अफेक्ट हो रहे हैं, हमारी प्रेजेंस से अदर लोग जो है वो अफेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो मेयर हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, उन्होंने डिसाइड करा कि टैक्स लगा देते हैं।
टैक्स की वजह से जो है कंजक्शन प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या चार्ज लगाया कि जब भी कोई भी रोड पर, लंदन के कोई भी रोड पर व्हीकल चलाएगा तो उसको रोड पर व्हीकल चलाने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, चार्जेस उससे लिए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कितना टैक्स दिया जाएगा, तो उन्होंने इनिशियली 5 पाउंड पर डे टैक्स लिया, बट बाद में उसको और इंक्रीज़ कर दिया 10 पाउंड पर डेज। इस टैक्स का नाम, इस फीस का नाम उन्होंने रखा कंजक्शन चार्ज। ओके, देन अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस बात की आर्ग्यूमेंट करी कि डेली यूजेस टैक्स से तो अच्छा है कि हम माइलेज बेस्ड टैक्सेस को दे, उन्हीं को चार्ज करो। बट लेकिन पॉलिसी मेकर ने चीज़ों को सिंपल रखने के लिए डेली यूजेस टैक्स ही चार्ज किया। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि अब हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो चालाकी भी करें, तो अननेसेसरी कंजक्शन जो कर रहा है, मतलब कि जो भीड़ भाड़ में कुछ और भी ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे और भी प्रॉब्लम हो रही है रोड पर, तो वहाँ पर उन सब चीज़ों के लिए जो है कैमरास लगा दिए गए रोड पर। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो ड्राइवर हैं जो रोड पर कार चला रहे हैं या व्हीकल चला रहे हैं अपनी कोई भी, तो वो जो डेली चार्जेस पे कर रहे हैं वो हो सकता है कि आउटलेट के थ्रू भी कर सकते हैं, और वो हो सकता है ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अपने सेलफोन्स के थ्रू भी कर सकते हैं। और अगर कोई ड्राइवर ऐसा पकड़ा गया जो डेली पासेस को चार्ज नहीं कर रहा, मतलब उन्हें पे नहीं कर रहा, तो उनके ऊपर और भी हैवी चार्जेस लगा दिए जाएंगे। नाउ अब ये तो हो गई हमारी एक्सटर्नैलिटी और उसके अगेंस्ट लिए गए एक्शन। अब इसका जो रिजल्ट है वो क्या हुआ, तो उसे हम आगे देखते हैं। हाउ डिड इट ऑल टर्न आउट, तो यहाँ पर हमें डेटा भी गिवन है बुक में, बट मैंने वो ग्राफ शो नहीं करा, तो डायरेक्टली बात करते हैं। तो जो टोटल ट्रैफिक है वो 12% से जो है कम हो गया। और वो कम क्यों हुआ, ये जो हमारा गेन है ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारे ऑटोमोबाइल्स ट्रैफिक जो है वो कम हो गए। ऑटोमोबाइल्स ट्रैफिक मतलब कि जो 4 व्हीकल्स होती हैं वो रोड पर आनी अब कम हो गई। अगर हम बात करें कंजक्शन चार्जेस की, तो कंजक्शन चार्जेस की वजह से अगर हम डायरेक्टली देखें कि इसकी वजह से कितना रिजल्ट आया है, तो कंजक्शन चार्जेस के लगने से हमारा जो ट्रैफिक है सिटी सेंटर में वो 15% से कम हो गया। लेकिन अगर हम एंटायर जोन की बात करें तो वहाँ पर हमारा ट्रैफिक 18% से जो है वो कम हो गया। तो हम देख सकते हैं कि जो ये पॉलिसी है उसने हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिया है, और हमारा जो ट्रैवल टाइम है, जो हमारा कम्यूट टाइम है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। हमारा वो ऑन एन एवरेज 30% से इंक्रीज़ हो गया। देन अगर हम बात करें दूसरी चीज़ की कि कंजक्शन टैक्स से हमने देखा कि ट्रैफिक भी कम हो गया और हमारा ट्रैवलिंग टाइम भी जो है वो अब इम्प्रूव भी हो गया। दूसरा अगर हम बात करें कि और क्या इफ़ेक्ट हुए उसके, तो हम देख सकते हैं कि कंजक्शन टैक्स की वजह से लोग ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर शिफ्ट हो गए। तो हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग अब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करने लगे टैक्सेस की वजह से। और इसका काफ़ी सिंपल लॉजिक है, अगर हम अपनी ड्राइविंग खुद कर जाते हैं रोड से तो हमें उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, बट अगर हम बसेस पर जाते हैं तो हमें सिर्फ बसेस के ही चार्जेस देने पड़ेंगे और टैक्स के नहीं देने पड़ेंगे। और ज़्यादातर लोग तो क्या कर रहे थे कि वो बाइसिकल पर भी शिफ्ट हो गए, वो बाइसिकल पर ट्रैवल करने लगे। हम देख सकते हैं कि इससे हमें कितनी ज़्यादा सक्सेस मिली। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो अब यहाँ पर हमें गिवन है कि अब हमारी जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड है वो पहले से कम टाइम पर अपने वेलमे स्टेडियम पर पहुँच सकती हैं रोलिंग स्टोन्स का कॉन्सर्ट देखने के लिए। दूसरी चीज़ हमें जो बताई गई है वो ये है कि जो अमेरिकन सिटीज़ के मेयर थे उन्होंने भी इसी तरीके की जो सक्सेस है वो अचीव करी, जैसा हमने एग्जांपल लंदन में देखा। बट यहाँ पर हमें अवेयर होना पड़ेगा पॉलिटिकल लैंडमाइन से जो उन्होंने वहाँ पर फेस करी। तो बेसिकली क्या हुआ कि जैसे हमारे लंदन में टैक्स लगा दिया गया, ऐसे ही सेम तरीके से न्यूयॉर्क सिटी में भी टैक्स लगाया गया कंजक्शन के ऊपर, जो ट्रैफिक क्रिएट हो रहा था। बट यहाँ पर जिन्होंने टैक्स लगाया उनका नाम भी गिवन है, मेयर माइकल ब्लूमबर्ग। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर कि इन्होंने भी इसी तरीके से टैक्स लगाया, बट यहाँ पर इन्हें सक्सेस भी मिली। लेकिन क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल यहाँ पर लैंडमाइंस थी वो क्या थी कि हमारे जैसे ही ये मेयर
रिटायर हुए, इनकी रिटायरमेंट के साथ साथ इनकी पॉलिसी भी हटा दी गई, मतलब कि यहाँ पर जो कंजक्शन टैक्स था वो इनकी रिटायरमेंट के साथ साथ भी हटा दिया गया। हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में भी देखेंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से टैक्सेशन लगाती है और उन टैक्सेस से हमें किस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो ये था हमारा चैप्टर 9। आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेशन में अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।